कौन बोला? सिद्धि तेरे को सीधा कर दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आज अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक कैपिटल गेन के साथ साथ किसी और चैप्टर से भी लिंक्ड है। तो यहाँ पढ़ने से पहले हमें वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। सर टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। सेल ऑफ अभी तक अपन ने टॉपिक का कोई जिक्र नहीं किया है, तो सर इस टॉपिक में ऐसा क्या खास बात है? तो पहले आते हैं अपन असेट्स पे कि असेट किसको बोलते हैं? एवरी प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल वो असेट होता है, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से तो सारे ही फिक्स असेट क्या होता है? असेट होते हैं। लेकिन 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए आपको। वो नई वाली छोरी कहाँ गई? सालिया कहाँ गई? गई वो? ठीक है, चलो फिर तो अपन इजीली तो 6 एसेट को छोड़ के, तो 6 एसेट कौन कौन से हैं? सर एक स्टॉक एंड ट्रेड को छोड़, समझ में आ गया, क्योंकि उसको इसलिए छोड़ा कि उससे जो भी इनकम है कहाँ आएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। फिर डोमेस्टिक मूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दूँ। सर इनको क्यों छोड़ा? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आदमी पैसा कमा ही नहीं सकता, इनसे तो पैसा टूटता ही टूटता है। इनको भी सर अगर सरकार अगर असेट मान ले तो सरकार का फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आप सोचो ना, आपके घर में काम में आने वाली टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपके घर की प्लांट एंड मशीनरी, आपके घर का फर्नीचर, ये सारी चीज़ों से वैल्यू कम ही तो होती है, बढ़ती किसकी है? किसी की भी नहीं। जिसकी बढ़ती है वो इनका एक्सेप्शन है। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इन 6 चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है तो ये तो असेट है, बाकी सबकी वैल्यू गिरती है तो ये असेट नहीं है, ठीक है। इसके पीछे का एक लॉजिक और है। अगला लॉजिक इंटरेस्टिंग है कि डोमेस्टिक मूवेबल असेट को असेट क्यों नहीं माना? क्योंकि बेटा वो जब चीज़ें खरीद के लाते हैं ना, तो उस कॉस्ट का हमें कहीं और कहीं बेनिफिट नहीं मिलता। इस पे हम टैक्स पे कर चुके हैं। अब वो मेरा टैक्स पेड, मतलब मैंने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमा के मैंने उस पर 3 लाख रुपए का टैक्स दे दिया। अब मैं 7 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च करूँगा, उससे मैं कुछ भी खरीद के लाऊं, उससे 7 लाख रुपए में से मैं 5 लाख रुपए का एक होम थिएटर सिस्टम खरीद के ले आया। इसको मैं अगली बार बेचूंगा तो कम में ही बेचूंगा, ठीक है। तो 5 लाख में से मान लो मैंने 4 लाख में बेच दिया, तो जिस 7 लाख पे मैं टैक्स दे चुका था उसमें से 5 खर्च किए, मतलब इस 5 पे भी मैं टैक्स दे चुका हूँ। अब मैंने उसको जितने टाइम यूज़ करना था किया, फिर वापस से सेल कर दिया। मतलब मेरे टैक्स पेड 5 लाख में से 4 लाख क्या हो गए? मुझे रिकवर हो गए। 1 लाख का ही पर्सनल खर्चा हुआ। अब अगर इसको असेट मान लेते तो 1 लाख को आप लॉस मान लेते तो कहीं और जो इनकम होती वहां से आप इसको क्या कर देते? एडजस्ट कर देते। सरकार का तो नुकसान ही होता। सर फिर ज्वेलरी में तो ऐसा ही होता है, ज्वेलरी में तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे तो सरकार क्या ले रही है? टैक्स ले रही है ना भाई, कि तूने 5 लाख पे टैक्स दे दिया। अब 5 लाख की चीज को तू बेच रहा है 6 लाख में, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना। 5 पे थोड़ी टैक्स मांग रहे, किस पे मांग रहे? 1 पे टैक्स मांग रहे, ठीक है। अब और क्या छोड़ा सर उन्होंने? रूरल एग्रीकल्चर लैंड छोड़ी, क्योंकि किसानों पे तो उपकार उनको करना ही है। फिर 3 बॉन्ड, वो तो खुद की जेब भरने के लिए सरकारी उन बॉन्ड्स को इशू करती है, उन बॉन्ड्स को आप खरीदो प्रमोट करने के लिए कि ये असेट नहीं है भैया, खरीदो, इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब अपन ने इस डेफिनेशन को एनालाइज किया तो ये पता पड़ा कि घर की चीज़ें असेट नहीं है, बिजनेस की तो सारी चीज़ें असेट है। मतलब वो फर्नीचर जो मेरे घर पे है वो असेट नहीं है, लेकिन वो फर्नीचर जो मेरे क्लासरूम में वो असेट है। हाँ, तो सर क्लासरूम के फर्नीचर की कौन सी वैल्यू बढ़ती है? फिर उसको भी असेट नहीं मानना चाहिए उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली, तो इन चीज़ों को भी असेट नहीं मानना चाहिए, पर मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसका जवाब इसने बोला जो अपन लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस में जो असेट आप खरीद के लाते हो उस पर आप क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन। कि मैं 10 लाख रुपीज़ का कोई असेट खरीद के लाया, अब मुझे पता है कि वो 10 साल चलेगा, मैं उसको हर साल 1-1 लाख रुपए का डेप्रिशिएट करूंगा, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा मैं 1 लाख एंड सो ऑन राइट ऑफ करता जाऊंगा, ठीक है। राइट ऑफ करूंगा तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा बन जाएगा। मेरा खर्चा बनेगा तो इस बिजनेस को रन करके जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ उस इनकम में से मैं खर्चा क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि मैंने मेरे पूरे बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ की इनकम अर्न करी, 10 लाख की इनकम अर्न करने में जो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बिजली पानी के, वो 5 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले मेरी 5 लाख की इनकम आ रही थी,
आपने 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको भी क्या मान लिया आपने, खर्चा मान लिया। तो अब आपका प्रॉफिट कितना निकला, 4 लाख। आप टैक्स कितने पे दे रहे हो, 4 पे। मतलब ये 1 लाख रुपीस कहीं ना कहीं आपको रिकवर हुए कि नहीं हुए। इस पे 1 लाख पे आपने टैक्स नहीं दिया ना। इसको अदर वे अराउंड यूँ समझते हैं कि जैसे जैसे मैं 1 लाख डेप्रिशिएट करता जाऊंगा, वैसे वैसे वो डेप्रिसिएशन में मेरे बिजनेस की इनकम में से कम करता जाऊंगा। मतलब इस कॉस्ट का बेनिफिट मैं मेरे बिजनेस की इनकम में से ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। अब मान लेते हैं 1 2 3 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, तो 1 लाख टोटल 4 लाख रुपीस मैं इन 4 सालों में मेरे बिजनेस की इनकम में से माइनस कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं, कर चुका हूं। मतलब इस 4 लाख पे मैंने टैक्स नहीं दिया, ये मिला मुझे कॉस्ट का बेनिफिट कि 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तो मैं मेरी बिजनेस की इनकम में से माइनस कर चुका हूं। अब 5वें साल में मैंने इस 10 लाख वाली असेट को 12 लाख रुपए में बेच दिया। कितने बेचा, 12 लाख रुपए। तो कोई बेवकूफ यूं कहे कि सर आपने 10 की चीज 12 में बेची है, आपको 2 का कैपिटल गेन हुआ, मैं कहूंगा बेटा गलत है, 2 का बेनिफिट नहीं हुआ। मैं 10 की चीज को यूज करते 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 4 लाख तो उसकी वजह से यूज ही कर चुका हूं, जिसका बेनिफिट मुझे बिजनेस प्रोफेशन में मिल भी चुका है। तो आज उसकी कॉस्ट ही मेरे लिए कितने की है, 6 लाख की। और अब मैंने 6 लाख वाली चीज को कितने में बेचा है, 12 लाख। तो मेरा कैपिटल गेन कितना होना चाहिए, 6 लाख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये तो हुई आम जिंदगी इन अ नॉर्मल सेंस। इनकम टैक्स को भूल जाओ, अभी अपन ने पूरा नहीं पढ़ा, समझाने के लिए ज्ञान। कॉमन सेंस यू कहता है कि सर आपका प्रॉफिट 2 लाख नहीं है, कितना है, 6 लाख, ठीक है। अब इनकम टैक्स का एक रूल और सुनो जो यूनिवर्सल है, हर चैप्टर में है, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी चीज को खर्चा मान लिया है और लेटर ईयर्स में वो खर्चा आपको रिकवर हो जाए किसी भी सेंस में, तो उसको खर्चा ना मान के क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। जिस हेड में आपने खर्चा माना होगा उसी हेड में उसकी क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल लूं। क्या हुआ कि मैं 10 लाख रुपए का माल उधार में खरीद के लाया, दुकानदारी में कह रहा हूं मैं, मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपीस का स्टॉक में उधार में खरीद के लाया, ठीक है। और सेम ईयर में मैंने उस 10 लाख रुपीस के स्टॉक को 12 लाख रुपीस में बेच दिया। मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। सिंपल है, ऑब्वियसली मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला कि मैं 10 लाख रुपीस का स्टॉक कैसे खरीद के लाया था, उधार में। अब उस 10 लाख के उधारी में से 7 लाख रुपए मैंने पे कर दिए, 3 लाख रुपए मुझे पे करना बाकी थे। मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने थे, 3 लाख। अब अगले साल में क्या हुआ कि 3 लाख रुपीस में पे करने गया ना, तो मेरे क्रेडिटर ने मुझे 3 लाख रुपीस में से 30,000 रुपीस का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो जिसको मैं पिछले साल खर्चा मान चुका हूं, क्योंकि मैं तो पिछले साल पूरे 10 लाख को खर्चा मान चुका हूं ना, उस 10 लाख में से मुझे अल्टीमेटली कितने पे करने पड़े, 9,70,000। 30,000 का मेरा खर्चा एक तरीके से मुझे क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो ये 30,000 मेरे नेक्स्ट ईयर की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। कोई रिवाइज कैलकुलेशन करने थोड़ी जाऊंगा मैं, तो ये इस साल की मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी है। ऐसा कहीं पे भी हो, कोई सा भी खर्चा किसी भी हेड में ले आओ, आपने बिजनेस और प्रोफेशन में आपने हाउस प्रॉपर्टी में ले आओ कि अनरियलाइज्ड रेंट को आपने खर्चा मान के माइनस कर दिया और बाद में वो क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो उसकी इनकम आपने हाउस प्रॉपर्टी में ही तो इनकम माना ना उसको। ऐसा आप कहीं भी कर लो, किसी भी हेड में अगर किसी पिछले सालों में आपने खर्चा मान रखा है और उसमें से सर्टेन पोर्शन आपको इस साल रिकवर हो जाए, तो ये उसी हेड की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो उल्टा हो रहा है। मैंने जो 10 लाख पे 1-1 लाख करके 4 लाख का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये डेप्रिसिएशन मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्या मान लिया, खर्चा मान लिया, ठीक है। अब वो चीज कितने की हो गई, 6 लाख। ऑब्वियसली मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू भी कितने से शो होगी, 6 लाख से, और मैं उसको सेल करूंगा 12 लाख, तो ये तो एज पर अकाउंटिंग एंट्री भी 6 लाख का प्रॉफिट आएगा। एज पर अकाउंटिंग एंट्री 6 लाख का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अकाउंटिंग एंट्री भी, क्योंकि अब अकाउंट्स में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, टैक्स में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी सीख लो। मैं जब खरीद के लाया तब मैं एंट्री करूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। फिर जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तब एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1 लाख 4 साल। तो जैसे जैसे मैं प्लांट एंड मशीन को क्रेडिट करता जाऊंगा, बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी बची है, 6 लाख।
इसको मैं 12 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो 12 लाख रुपए में बेचूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू प्लांट एंड मशीन 6, क्योंकि बुक्स में उसकी वैल्यू 6 ही है, तो टू P&L कितना 6 लाख। समझ में आया कि नहीं? अब आप कह रहे हो कि 6 लाख क्या है, कैपिटल गेन है, और अभी जो मैंने लॉजिक पढ़ा है उसके हिसाब से कैपिटल गेन होना चाहिए क्या? नहीं सर, 4 लाख आपने किसका खर्चा माना था, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आप जिस 10 लाख के असेट को डेप्रिशिएट करते 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 6 लाख पे ले आए हो, 4 लाख आपने डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा मान लिया, अब तो वो 10 से भी ज्यादा में बिक रहा है, तो जिस 4 लाख को आपने खर्चा माना वो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आपने खर्चा माना बिजनेस प्रोफेशन का और इनकम मान रहे हो कैपिटल गेन की, फर्क है कि नहीं है? वहां बिजनेस एंड प्रोफेशन का खर्चा माना तो वहां तो स्लैब लगती है, लगती है कि नहीं लगती? तो वहां तो 5%, 20% या 30% एज पर योर औकात, वो टैक्स आपने सेव कर लिया। और यहाँ पे जो टैक्स दोगे वो कितना दोगे, 20% दोगे। तो हो सकता है आपने टैक्स सेव किया हो 30% और यहाँ टैक्स पे करोगे कितना परसेंट, 20%। तो ये नहीं चलेगा भाई। इस 6 लाख के प्रॉफिट में से 4 लाख जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको तो आपको किसकी इनकम माननी पड़ेगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही इनकम माननी पड़ेगी। और जो आपके एक्चुअल कॉस्ट के बियॉन्ड आपको मिला है 2 लाख, वो है आपका असल कैपिटल गेन। समझ में आया कि नहीं? आया तो सही, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? लेकिन इतना भी नहीं हुआ, कॉमन सेंस सर। ये तो एक बार में हमें समझ में आ ही गया कि ऑब्वियसली हमें 6 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इस 6 में से 4 कौन से हैं जो मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से चार्ज कर चुका हूं, तो रिकवरी हुई तो उसकी क्या मानूंगा मैं, इनकम मानूंगा। क्लियर? ओके। अगर मैं कहूं कि मैंने 4 लाख चार्ज नहीं किए तो आप पूछोगे बताओ सर कितने चार्ज किए, कैसे चार्ज किए? तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, क्योंकि हम फाउंडेशन में जो आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाते हैं वो अलग है, एक्चुअली में बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो अलग है, एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो अलग है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो पढ़ के आया वो सीखो। एज पर अकाउंटिंग फाउंडेशन में आपने अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन के कितने मेथड सीखे हैं बताओ मेरे को? SLM, WDV, आम जिंदगी, और मशीन आर्म मेथड, और यूनिट प्रोडक्शन मेथड, और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, वेरी गुड, और डिप्लीशन मेथड, वेरी गुड, और एन्युटी मेथड होता है एक, ठीक है? और तो फिर मेरे बस यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक और होता है, और कौन सा आ गया रे? डिप्लीशन बोलते थे छवि ने, ठीक है, यही है अभी तो, ठीक है। एन्युटी मेथड आपके सिलेबस में से हटा दिया है, पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो इतने सारे मेथड, इन सब के पीछे की थीम क्या थी? ये अलग अलग मेथड क्यों लाए? हैंड रेस करके बोलो, जिसका जैसा नेचर ऑफ बिजनेस है वो उस हिसाब से। ठीक है, और थोड़ा रिफाइन करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस नहीं, अलग अलग तरीके के असेट है, उनसे अलग अलग पैटर्न में बेनिफिट ड्राइव होता है। तो जिस पैटर्न में बेनिफिट ड्राइव होता है उसी पैटर्न में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। किसी एसेट से एक जैसा बेनिफिट मिलता है तो SLM, किसी मेथड किसी एसेट से बेनिफिट धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो WDV मेथड। किसी का अप डाउन फ्लक्चुएट करता रहता है तो मशीन आर्म मेथड या यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग में तो पूरा फोकस था ट्रू एंड फेयर व्यू, कि जितना बेनिफिट मिला हो उतना डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर देना, ठीक है। सेम डेप्रिसिएशन कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में भी है। कंपनीज एक्ट ने भी आपको डेप्रिसिएशन की रेट बता रखी है। वो यूँ कहते हैं कि यार अभी आप बेनिफिट ड्राइव कर रहे हो, तो हम इस बेनिफिट को डिटेल में घुस के देखें तो बेनिफिट मिलता है सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट से। कुछ असेट जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ असेट लेट तक चलती रहती है। सिंगल शिफ्ट में काम करोगे तो लंबी चलेगी, डबल शिफ्ट में काम करोगे तो कम चलेगी। तो उस हिसाब से उन्होंने हर कैटेगरी ऑफ असेट्स पे अपनी खुद की सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट की रेट लगा रखी है। हमें उस रेट से उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब अकाउंटिंग में जब हमने आपको डेप्रिसिएशन बनाया तब आपने क्या करा कि आप डेप्रिसिएशन क्वेश्चन करते थे तो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनते थे कि भैया जितने दिन हमने यूज किया उतने दिन का ही क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन।
आपको टेस्ट बेसिस पे सिखाने के लिए हमने आपको कितने कितने मशीन्स दी, 3 मशीन्स दी, याद है कि नहीं यार? 3 से ज़्यादा आपने सॉल्व नहीं किया। इनर कॉलम में 1 2 3 लिखते थे अपन, 11th क्लास याद आ रही है आपको? अब आप सोचो किसी बिजनेस में 3 ही मशीन 3 ही एसेट होते हैं क्या? इस क्लासरूम में 10 एसेट है, पूरे इंस्टीट्यूट में मेरे पास 5 एसेट है, और अपना तो चुन्नू साहब जिनके बड़े बड़े बिजनेस होंगे उनके तो हज़ारों एसेट होंगे। हज़ारों एसेट के डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या करना नहीं पड़ेगी, पूरी एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, सबके दिन गिनने पड़ेंगे, सब पे डेप्रिसिएशन सबका, और कितना सारा एस्टिमेशन लगता है उसमें। हर चीज़ के लिए मैं ये एस्टिमेट करूँ कि कितने टाइम चलेगी, फिर एस्टिमेट करूँ कितने टाइम चलने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी, उसके हिसाब से एक एक चीज़ का डेप्रिसिएशन अलग 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 कैलकुलेट करना कितना टाइम लगेगा, कितना प्रिसीशन लगेगा। और अब आपके लिए तो आपका बिजनेस है, चलो आप कर लोगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कुछ भी अंदाजा लगा लोगे आप। इनकम टैक्स वाले एक एक असेट पे जज करने बैठे कि इसका जो आपने लाइफ अज्यूम करी वो सही है कि नहीं है, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू आपने अज्यूम करी है सही है कि नहीं है, आप जो शीट बना के लाए हो उसकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, तो उनकी तो ज़िंदगी निकल जाएगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। और कंपनीज के तो कितने बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, तो कहते हैं यार ये हमसे नहीं होगा भाई, तो हमसे कहो कि एक एक चीज़ ऐसे चेक करेंगे, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे अंदाजे को हम सही नापने तोलने बैठ जाए तो हमारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उन्होंने बनाया भाई हम तो चलेंगे स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से। कि क्या स्टैंडर्ड रूल्स, इसकी मैं एक कहानी भी सुनाता हूँ आपको, पर अभी मेरे पास टाइम कम है, कहानी नहीं सुना सकता जैसे, लेकिन उसका एक कोर समझा देता हूँ। शब्बीर सर और शाहरुख खान वाली कहानी थी, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में मैंने सुनाई होगी। नहीं, पानी पूरी वो तो अपन ने सब्सिडरी बुक्स में पढ़ा था, उसमें शब्बीर सर ने प्रिंटिंग प्रेस डाली थी, याद है आपको? नहीं यार, तो मैं सुना देता हूँ सिंपल, अभी भूल जाओ कहानी को, तो कुछ बच्चे उनको कहानी पता ही नहीं, वो जानती नहीं शाहरुख खान कौन है, ठीक है? शब्बीर सर को तो सब जानते हैं, ठीक है? तो अब मैं ऐसे ही सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ कि एक हमारा शब्बीर सर, एक हमारा शाहरुख खान शब्बीर सर को ऐसे ही कॉपी करता था। शब्बीर सर भी बचपन में किरण करते थे, वो भी ऐसे किरण करता था, ठीक है? तो अब शब्बीर सर ने एक प्रिंटिंग प्रेस डाली, उन्होंने 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है? शाहरुख खान ने भी सेम टू सेम प्रिंटिंग प्रेस डाली, उसने भी 10 लाख की मशीन खरीदी। दोनों को असेसिंग ऑफिसर ने बुलाया, दोनों का इनकम हो गई थी 5 लाख सेम टू सेम। शब्बीर सर शाहरुख खान दोस्त थे, एक जैसा बिजनेस करते थे, 5 लाख की इनकम। पहले शाहरुख खान गया और बोला कि 5 लाख की मेरी इनकम है, मेरी मशीन 10 साल चलेगी, 1 लाख का मेरा डेप्रिसिएशन है, ठीक है? तो 1 लाख माइनस करके 4 लाख पे टैक्स ले लो। शब्बीर सर गए, उन्होंने झूठ बोल दिया कि भैया शाहरुख खान तो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, मैं तो अनाड़ी हूँ, मेरे से मशीन 10 साल नहीं चलेगी, मेरी मशीन तो 2 साल ही चलेगी। डिपेंड करता है ना, गाड़ी तुम कैसे चलाते हो वैसे चलेगी बेचारी हो, मेरी तरह धीरे धीरे चलाते हो, खुद की तरह तेज चलाते हो, है ना? तो अब उन्होंने कहा मेरी मशीन तो 5 साल ही चलेगी, तो 10 लाख की मशीन 5 साल चलेगी, तो मेरा तो कितना डेप्रिसिएशन है, 2 लाख। 2 लाख तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 लाख। शाहरुख खान के पास आए कमरे में से निकल के, वो बोला दे के आया ना तू भी 4 लाख पे टैक्स, कह रहा नहीं मैं तो 3 पे ही दे के आया। मैं क्यों 3 पे क्यों दे के आया भाई? कि भाई मैंने तो मेरी मशीन की लाइफ कितनी बताई, 5 साल ही बताई। अच्छा ऐसा, तो अगले साल शाहरुख खान अपने मशीन की लाइफ 2 साल ही बता रहा है, तेरी मशीन तो 2 साल ही चलेगी। तो कह रहा तो मेरा तो पूरा 5 लाख का डेप्रिसिएशन है। अब 5 लाख की इनकम में से 5 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करवाना चाह रहा है वो। असेसिंग ऑफिसर तो समझ जाएगा ना कि चल क्या रहा है। हाँ, तो सरकार ये अच्छे से जानती है कि डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है हम लोगों के हाथ में, कि हम जिसको जैसे चाहे वैसे क्या कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। तो सरकार कहती है तुम्हारा जो ट्रू एंड फेयर भी होगा तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारा जो बेनिफिट ड्राइव होगा तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारी अकाउंटिंग में होगा। हमारे यहाँ ये कोई 6-7 रूल नहीं चलेंगे। तुम 6-7 डेप्रिसिएशन के मेथड बन के आओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने बैठे हो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो सिंपल सिंगल रूल चलेगा, WDV। सारे मेथड भले ही तुम्हारा बेनिफिट कैसे भी ड्राइव होता हो, हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ओनली एंड ओनली WDV। क्लियर है? तो अब कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एज पर अकाउंटिंग बुक्स मेरा डेप्रिसिएशन कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, AS2 AS10 मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कुछ और होगा। और इनकम टैक्स वाले तो अड़ के बैठे हैं कि हम तो लगाएंगे तो WDV लगाएंगे, तो उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन कुछ और होगा। बाकी सारी इनकम सारे खर्चे सेम है, पर डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग है। तो इधर बुक का प्रॉफिट कुछ और होगा और इधर टैक्सेबल प्रॉफिट कुछ और होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही हमें क्या देना है, टैक्स देना है। ठीक है, लेकिन ये कहानी से ये बात समझ में आ गई कि डेप्रिसिएशन अब फाउंडेशन में जो पढ़ के आया उसके हिसाब से नहीं रहेगा।
डेप्रिसिएशन के रूल्स इनकम टैक्स वालों ने खुद के अलग से बनाए, वो सुन लो वन बाय वन। पहला रूल, सारे मेथड बेकार, एक ही वैलिड है, कौन सा? WDV। अब WDV में आपको रेट कैलकुलेट करना नहीं सिखाया जाता। मैथमेटिक्स में शायद लॉग और एंटी लॉग सिखाया हो, पर अकाउंटिंग में तो नहीं सिखाया जाता, ठीक है। उसमें भी ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला चलता है, अंडर रूट n और कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय समथिंग कुछ था, मैं भी भूल गया हूँ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो ये हो गया, और कॉस्ट अपॉन स्क्रैप वैल्यू, ऐसा कुछ था ये फॉर्मूला, या 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ था, आई डोंट नो। लेकिन इसमें भी WDV में जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली रेट दे दी जाती है ना, वो रेट इस फॉर्मूले के थ्रू डिराइव होती है। किसी एसेट पे 10%, किसी एसेट पे 15%। नहीं तो सोचो ना, ये तो कभी लॉजिकल हो ही नहीं सकता कि सब पे 10%, सब पे 15%। ये लॉजिकल है क्या? नहीं ना। ये साला 3 साल नहीं चलता, ये 30 साल चल जाती है ये मशीन, तो फिर रेट तो अलग अलग होनी ही चाहिए। तो भाई वहाँ पे जो रेट थी वो उसकी यूजफुल लाइफ आपके यूसेज पैटर्न के हिसाब से। जैसे आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल और ये मोबाइल, आपका मोबाइल बहुत कम यूज में आता है, मेरा मोबाइल दिन भर बजता है, और ये मोबाइल दिन भर वीडियो खोल के पड़ा रहता है, तो इनकी यूजफुल लाइफ में फ़र्क है कि नहीं है? सरकार कहते हैं कि यार तुम तुम्हारे एसेट को कैसे भी यूज़ करो, तुम उसकी रेट कुछ भी लगाओ, हमारे लिए असेट्स की रेट भी फिक्स है, WDV का मेथड भी फिक्स है, और उस पर लगने वाली डेप्रिसिएशन की रेट भी फिक्स है, जो मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अलग अलग मशीन की अलग अलग रेट है। जैसे इन जनरल प्लांट एंड मशीनरी की रेट है 15%, लेकिन जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं उनकी रेट होती है 40%, ठीक है। फर्नीचर की रेट फिक्स है 10%, बिल्डिंग की रेट फिक्स है 10%, ठीक है। ऐसे अलग अलग रेट्स उन्होंने फिक्स कर रखी है, ठीक है। तो तुम्हारी रेट भी नहीं चलेगी, तुम्हारा मेथड भी नहीं चलेगा, रेट भी हमारी, मेथड भी हमारा, ताकि शाहरुख खान और शब्बीर सर दोनों क्या हो, यूनिफॉर्म रहे, सब पे एक जैसा टैक्स लगे। समझ में आ रहा है ना? प्लस साला तुम्हारे पास टाइम है दिन गिनने का, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 50-50, 100-100 असेट होंगे तो सबके कहाँ दिन गिनने जाएंगे, कब खरीदी कब बेची, कब खरीदी कब बेची। तो हम तो, तुम जब भी खरीदो डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा। तो ये तो गलत है, हमने उसको मार्च में खरीदी हो, 15 दिन ही यूज़ किया हो, तो फिर पूरे साल क्यों लगेगा? तो उन्होंने कहा चल ठीक है, एक बेंचमार्क रख लेते हैं, वो है 3 अक्टूबर। गांधी जी कब पैदा हुए थे? और अब तुम्हें याद क्या रखना है? 3 अक्टूबर। एक बेंचमार्क रख लेते हैं 3 अक्टूबर। अगर 3 अक्टूबर के पहले परचेज किया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 अक्टूबर के बाद परचेज किया है तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, हाफ। मतलब अगर किसी एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, तो अगर आपने 3 अक्टूबर से पहले खरीद लिया तो पूरे 10%, 3 अक्टूबर के बाद खरीदा है तो फिर ओनली 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। ये समझ में आया? ये मैं बहुत बेसिक से रूल बता रहा हूँ। मेथड सेम है, रेट सेम है, और दिन नहीं गिनेंगे, बेंचमार्क है 3 अक्टूबर, फुल और हाफ, डन। अब वो यूँ कहते हैं कि यार एक बात बताओ कि आप लोग हर एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो उसकी यूजफुल लाइफ से। हमने तो सबकी कैटेगरी बना दी कि दुनिया भर की मशीनरी पे कितना परसेंट, 15%, दुनिया भर के फर्नीचर पे कितना परसेंट, 10%, और हमने दिन गिनने के लिए भी मना कर दिया, आपको दिन भी नहीं गिनेंगे। तो मतलब मेरे तो सारा फर्नीचर एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया, सारी मशीनरी एक जैसी हो गई कि नहीं हो गई। तो अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट इजाद किया जिसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट। इसके नाम से ही समझा जा सकता है कि हम क्या करेंगे, पहले तो असेट्स के ब्लॉक बनाएंगे, सिमिलर असेट्स के ब्लॉक बनाएंगे कि ये रही मेरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा मेरा टोटल फर्नीचर, ये रहा मेरी टोटल बिल्डिंग। मतलब हो सकता है मेरे पास 5 अलग अलग एरिया में 5 अलग अलग बिल्डिंग हो, एक 1 करोड़ की, एक 2 करोड़ की, एक 3 करोड़ की, एक 4 करोड़ की, एक 5 करोड़ की। टोटल बिल्डिंग कितने की हो गई? 15 करोड़ की। तो पूरी 15 करोड़ की बिल्डिंग में एक ही बार में 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 1.5 करोड़। सिंपल। मेरा फर्नीचर, कुछ लोहे का, कुछ लकड़ी का, कुछ मूवेबल, कुछ इमूवेबल, सबका टोटल वैल्यू निकालेंगे। मान लो मेरा टोटल फर्नीचर 50 लाख, तो उसमें एक बार में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 5 लाख रुपए, ठीक है।
मेरी प्लांट एंड मशीनरी कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ अभी खरीदी, कुछ बाद में खरीदी, कुछ बरसों पहले खरीदी, सब की टोटल वैल्यू निकालेंगे, मान लो 20 लाख, उस पर एक साथ डेप्रिसिएशन लग जाएगा 15%, 3 लाख रुपए। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट। अब इस ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट ने एक बहुत गहरा इंपैक्ट डाला है कैपिटल गेन पे। सर क्या इंपैक्ट डाला है? आप सोचो, मैं अलग अलग असेट की अलग अलग वैल्यू आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा हूं। ब्लॉक ऑफ असेट में कंसेप्ट में पता है मैं क्या करूंगा कि मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया मैं असेट परचेज करके लाया। अब इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई ओपनिंग वैल्यू तो थी नहीं, मैं असेट परचेज करके लाया कितने की? 10 लाख की। वो अलग अलग करेंगे ही नहीं, वो तो 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए, एक ही है उनके लिए। तो अब वो 10 लाख पे क्या लगा देंगे? 10%, 15% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। अब अगले साल के लिए मेरी ओपनिंग WDV पता है कितनी बन गई? अब 150 माइनस होगा, 8,50,000 आएगा। समझ में आया? 8,50,000 डन। अब नेक्स्ट ईयर में मैं 5 लाख की एसेट और खरीद के लाया, तो फिर वो क्या करेंगे? इसी 8,50,000 में 5 लाख रुपीज और प्लस कर देंगे। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 13,50,000। ठीक है, 13,50,000 पे इस साल का डेप्रिसिएशन का रेट लगा देंगे। कितना परसेंट? 15%। लगाओ 13,50,000। क्या बात कर रहे हैं आप? 2,02,500। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2,02,500। करो माइनस, कितना बचेगा? 11,47,500। ये भी समझ में आया? सिंपल, बहुत सिंपल चीजें चलेगी। अब फिर ये 11,47,500 ओपनिंग बन जाएगा, कुछ प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, उस पर 15% माइनस करेंगे, क्लोजिंग बन जाएगा। सो चलता रहेगा। अब 4-5 साल हो गए, तो शुरुआत की एक आधी असेट मैं अब बेचना चाह रहा हूँ। आउटडेटेड हो गई, खराब हो गई, या मेरे यूज में से निकलना, यूज में आना बंद हो गई, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। अब जब हम अकाउंटिंग में एसेट को बेचते थे तो हम क्या करते थे? हर एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाते थे। इनर कॉलम में एक एक की वैल्यू हमारे को पता होती थी। तो उस एक एसेट की WDV मुझे पता है, उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ ये मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करके उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू ही नहीं है। अब तो जो मेरे पास वैल्यू है तो टोटल वैल्यू है। अब उसमें से बरसों पुरानी कोई एक चीज मैं बेच रहा हूँ, तो उसके लिए कैलकुलेशन मतलब मुझे इतिहास निकाल के देखना पड़ जाएगा कि 5 साल 10 साल पहले मैं उसको कब खरीद के लाया था, कितने में खरीद के लाया था, उसमें अलग से 10 साल का कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा अलग से। सरकार कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं और हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है। हम तो रूल को बहुत सिंपल रखना है कि जो भी आप परचेज करके ला रहे हो ब्लॉक में प्लस कर दो, और जो भी आप सेल कर रहे हो ब्लॉक में माइनस कर दो। जितने में आपने सेल करी है माइनस कर दो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल। आप ऑब्जर्व कर लेना क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले रूल सुन लो। रूल क्या कहते हैं वो कि मान लो, अब मैं सारे फिगर्स राउंड फिगर में ढंग से लिख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दिन गिनने का टाइम नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है। हम तो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन, जो प्लस जो परचेज करके लाओगे उसको ऐड कर देंगे, जो सेल करोगे उसको माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, रेट भी हमारी होगी। तो मानते हैं कि ओपनिंग WDV थी 10 लाख, मानने में क्या जा रहा है। फिर इस साल मैं 5 लाख के एसेट खरीद के लाया। उस 5 लाख के एसेट में से अलग अलग खरीद के लाया, कुछ 10,000 का, कुछ 20,000 का, कुछ 50,000 का, कोई 1 लाख का, कितने का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहेंगे बेटा इतना बता दे कि इस 5 लाख में से 3 अक्टूबर से पहले कितने के खरीद के लाया, 3 अक्टूबर के बाद कितने के खरीद के लाया। मैंने कहा सर 3 अक्टूबर से पहले 3 लाख के एसेट खरीद के ले आया था, और 3 अक्टूबर के बाद 2 लाख के एसेट खरीद के लाया। फिर मेरे में क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पूछ भी लिया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, 3 अक्टूबर के पहले 3 अक्टूबर के बाद क्यों कर रहे हो। क्योंकि बेटा जो चीज़ तू 3 अक्टूबर से पहले खरीद के लाया ना, उस पर तो लगेगा फुल रेट से डेप्रिसिएशन, और जो तुम 3 अक्टूबर के बाद खरीद के लाया उस पर लगेगा हाफ रेट से डेप्रिसिएशन। इतना मैं ध्यान रखूंगा। मैं अच्छा, मैं समझ गया। अब यहाँ पे 3 अक्टूबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज अप टू 180 डेज। तो रूल 3 अक्टूबर नहीं है, रूल तो 180 डेज का है। 3 अक्टूबर तो मैं आपको याद करा देता हूँ ताकि हमें दिन गिनने ना पड़े।
क्वेश्चन में पीजीबीपी का क्वेश्चन करेंगे, उसमें परचेज की डेट दे रखी होगी, तो कौन दिन गिनने बैठेगा बेटा? तो हम तो 3 अक्टूबर देख लेते हैं कि ये जो परचेज है 3 अक्टूबर के पहले है, तो मतलब 180 डेज कंप्लीट हो गए। 3 अक्टूबर के बाद है, मतलब 180 डेज कंप्लीट नहीं हुए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। खैर अभी अपन पीजीबीपी नहीं पढ़ रहे, अभी तो अपन कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, पर इसका गहरा इम्पैक्ट कि मैंने कहा कि जो सेल करोगे उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। इसलिए मैं कैपिटल गेन तक पहुंचने के लिए आपको उतनी बातें बता रहा हूं जितनी ज़रूरी है, ठीक है? डिटेल में 10% चीज़ें और रह जाएंगी, 90% यहाँ बता दूंगा, 10% और रह जाएगी, वो पीजीबीपी में पढ़ेंगे जाके, ठीक है? प्लस किया 10 में 5 प्लस हुआ, कितना हो गया? 15 लाख। मैं इसको बोलता हूँ टोटल WDV। इस 15 लाख में से सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत खास बात बताई, हम ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे। अभी तक हम कैपिटल गेन में यूँ समझ रहे थे कि बिजनेस के जितने भी फिक्स एसेट है ये हमारे कैपिटल एसेट है, इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। आपने आज से पहले तो कभी ये राज खोला नहीं, हम तो यही समझते थे कि बिजनेस के एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। आप जो कैपिटल बिजनेस के फिक्स एसेट बेचो, फिक्स एसेट कौन से? डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल लैंड, वो बेचोगे तो जो कैपिटल गेन जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा। डेप्रिशिएबल एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बता दिया, आप डेप्रिसिएशन को खर्चा मान के पीजीबीपी में क्या कर लेते हो? उसका बेनिफिट ले लेते हो, तो डबल बेनिफिट लेने नहीं देंगे। तो वहां पे भी बेनिफिट कैसे लेते हो ये सीख रहे हैं अपन। तो जो सेल कर रहे हो उसकी प्रॉपर सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे माइनस कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कम में बेचा, ज्यादा में बेचा, 2 साल में बेचा, 10 साल में बेचा, तेल लेने गया, सारा फैक्ट्स। बस सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कितने में बेचा। क्या इंपॉर्टेंट है? कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, उसको आज कितने साल हो गए, सारी चीजें इररिलेवेंट। कब खरीदा, कितने में खरीदा, आज कितने साल हो गए, सारी चीजें इररिलेवेंट। रिलेवेंट क्या है कि कितने में बेचा, इस पर्टिकुलर ईयर में कब बेचा ये भी इररिलेवेंट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 अक्टूबर से पहले बेचा, क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बेचा, कोई मतलब नहीं है। 1 अप्रैल को बेचा तो भी माइनस कर दो, 31 मार्च को बेचा तो भी माइनस कर दो, सिंपल। बहुत ज्यादा दिमाग में जोर मत लो, सब क्यों कर रहे हैं यार? अरे अपने बाप को क्या जा रहा है, अपने लिए तो ईजी है, अपन को तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। व्यवहारिक सी बात है, जो परचेज किया प्लस कर दो, जो सेल किया वो माइनस कर दो, जय राम जी की, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस या माइनस कर देंगे। तो मैं ये कहता हूं बरसों पहले मैंने जो चीज 2 लाख रुपए में खरीद रखी थी ना, जिसकी आज की WDV 20,000 रुपए भी नहीं है, उसको मैंने 50,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है? तो कब खरीदा था? इररिलेवेंट। कितने में खरीदा था? इररिलेवेंट। आज उसकी WDV क्या है? इररिलेवेंट। कितने में बेचा? रिलेवेंट। कर दो माइनस, 50,000 इसमें से माइनस। सर लेकिन 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना सर, आपने 2 लाख में खरीदी थी सर, आज उसकी WDV 20,000 है सर, तब अपन उसको 50,000 में बेच रहे हैं, तो 20 की चीज़ 50 में 30,000 कैपिटल गेन है ना। अरे रुक जाओ, सब्र करो, अभी कोई मतलब का नहीं है। कितने में बेचा? 50,000 माइनस कर दो चुपचाप, कितना बचा? 14,50,000। अब क्या लगाओ इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये 10% की रेट का ब्लॉक है। कितने परसेंट की रेट का? 10%। इसका मतलब सर और भी ब्लॉक होंगे क्या? अलग अलग असेट्स की अलग अलग परसेंटेज होगी, उनके अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। फर्नीचर का ब्लॉक 10%, प्लांट एंड मशीनरी 3 अलग अलग रेट की होगी, 15%, 30%, 40%, उसके 3 ब्लॉक बनेंगे। उसकी WDV अलग, परचेज प्लस सेल माइनस उस पर डेप्रिसिएशन अलग। बिल्डिंग के 2 ब्लॉक होंगे, एक 10% और एक 5%। सर ये हमें याद रखने हैं क्या? हाँ, लेकिन कहाँ याद रखेंगे अपन? पीजीबीपी में, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा एसेट किस ब्लॉक में आता है, उसकी रेट क्या है, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ये वहाँ पढ़ाऊंगा, याद भी कराऊंगा, टेंशन नहीं है। हाल फिलहाल क्वेश्चन में, कैपिटल गेन के क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी आई? 14,50,000। इसकी रेट कितनी है? 10%। तो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी हाफ रेट वाले को। हाफ रेट कौन है? जिसको 180 डेज से कम यूज़ किया है। हाँ, वो कितना था? 2 लाख। तो 10% की रेट है, हाफ रेट कितना होगा? 5% इंटू 5% कितना हो गया? 10,000 का ये डेप्रिसिएशन। और फुल रेट कितना है सर? 14,50,000 में से 2 लग गया ना, कितना बचा? 12,50,000 इंटू 10% कितना होगा? 1,25,000। तो वो टोटल 1,35,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा? 13,15,000 का क्लोजिंग WDV।
अगले साल ये ओपनिंग बन जाएगा, प्लस करना माइनस करना और इस पे डेप्रिसिएशन लगा देना, तो लग गया डेप्रिसिएशन। देखा जाए तो एसेट भी सोल्ड हो गया, कैपिटल गेन तो आया ही नहीं। तो रूल सुनो, अब कैपिटल गेन का रूल सुनो। डेप्रिशिएबल एसेट सेल करोगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। डेप्रिशिएबल एसेट सेल करोगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। जितने में सेल करोगे उतनी वैल्यू ब्लॉक में से माइनस करके नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगा। ये हो गई मेरी आम जिंदगी। क्या डेप्रिशिएबल एसेट सेल करने में कैपिटल गेन नहीं आता, कैपिटल गेन नहीं आता एक्सेप्ट इन टू कंडीशंस, एक्सेप्ट इन टू कंडीशंस। अब ये मैं हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में ही याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली, या तो एसेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। तब क्या कलाम है हमारा, ये किसी भी जाके पूछ लेना कि सर ये पास वाली क्लास में सीनियर तुम्हारे कि डेप्रिशिएबल एसेट बेचने में कैपिटल गेन नहीं आता, वो यहाँ नहीं आता। कब आता है? तो उनके मुंह से निकलेगा या तो एसेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। इंग्लिश में मेरे को आता भी नहीं, क्या बोलेंगे? या तो एसेट बाकी ना रहे या जोर से बोलो और फिर उनसे जाके पूछना आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा बताओ, तो बोल देंगे आया डेफिनेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। या तो बस। अब ये दो सिचुएशन है क्या, वन बाय वन समझ लो। या तो एसेट बाकी ना रहे, एसेट बाकी ना रहे मतलब सर मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितनी भी एसेट थी वो सब मैंने बेच दी। अभी देखो मैं तो अमाउंट से चल रहा हूँ, काउंटिंग तो मैंने लिखी भी नहीं। हो सकता है कि इस 10 लाख रुपए में 20 एसेट हो, ठीक है ना, कुछ 500 की, कुछ 1000 की, कुछ 10,000 की, कुछ 20,000 की, 20 एसेट हो, इसमें 4 एसेट हो और इसमें 6 एसेट हो, तो टोटल मेरे पास काउंटिंग कितनी है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरे पास 30 एसेट है। तो मैंने सारी की सारी बेच दी। सर कितने हैं बेची सारी की सारी? हो सकता है मैंने 5 लाख में सब बेच दिया, हो सकता है मैंने 15 लाख में सब बेच दिया, हो सकता है मैंने 25 लाख में सब बेच दिया। मतलब इन शॉर्ट कि मैंने सारी के सारी 30 एसेट बेच दी। कम में भी बेच सकता हूँ, ज़्यादा में बेच सकता हूँ। मैंने 11 लाख रुपए में सब बेच दिया। अब होने में यहाँ 4 लाख रुपए निकल तो आएंगे, है ना। वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4 लाख। और अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप डेप्रिसिएशन भी लगा सकते हो कि भैया 2 लाख पे 5% और बचे हुए 2 लाख पे पूरा 10%। लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने सारी ही एसेट बेच दी तो डेप्रिसिएशन लगा किस पे रहे हो, है ना। उस केस में वैल्यू तो बच रही है, फॉर्मूला वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली डेप्रिसिएशन एसेट है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन क्या को करूं। तो उस केस में हम यहीं तक आएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे कैपिटल गेन के फॉर्मूले पे। और यहाँ क्या करेंगे, भैया एसेट बाकी नहीं है ना, तो चलो एक काम करो, ब्लॉक की वैल्यू निल करो। क्या करो? ब्लॉक की वैल्यू निल करो, ठीक है। तो सर ब्लॉक की वैल्यू निल कब होगी? जब 15 में से कितने माइनस होंगे? पूरे 15 माइनस होंगे। सर पूरा हमने तो 11 में ही बेची। अरे फॉर्मेलिटी है, क्या है ये? फॉर्मेलिटी। 15 में से 15 माइनस करो और इधर वैल्यू क्या ले आओ? 0। डन। और अब आओ कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में एक बात बताओ मुझे, कितने में बेचा तुमने एसेट? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ऑलवेज 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 डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा टोटल WDV। मेरे पास रंग बिरंगे मार्कर नहीं है, नहीं तो इधर मैं रंगोली बना देता बढ़िया वाली कि डेप्रिशिएबल एसेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? टोटल WDV। मैंने सारी चीजें बेच दी तो सारी चीजों की जो WDV थी वो 11 में से अब माइनस क्या होगा? 15। और लॉजिकली आपने 15 की चीज 11 में ही बेची ना, 4 लाख का क्या हो गया आपका लॉस? तो वो है आपका कैपिटल लॉस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। सर कौन सा? लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमने सब बेच दी। सब बेच दी तो कुछ पुरानी थी, कुछ नई थी। और आपने इन असेट्स के लिए कोई स्पेशल 1 साल 2 साल पढ़ाया भी नहीं है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए 3 साल में। तो कुछ असेट्स 3 साल पुरानी थी, कुछ असेट 3 साल के अंदर अंदर की थी। तो जो 4 लाख का कैपिटल गेन आया वो तो खिचड़ी बन के आया है। तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, लॉन्ग टर्म माने।
ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ये रूल है कैपिटल गेन का, थंब रूल। क्या कि डेप्रिशिएबल एसेट बेचोगे तो सिंगल एसेट ही क्यों ना बेचो, 25 साल पुरानी भी क्यों ना बेचो, ऑलवेज वो जो कैपिटल गेन हो कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म। डन। तो एक कंसेप्ट सीख लिया, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, दोनों ही केस में या तो असेट बाकी नहीं है या वैल्यू बाकी नहीं है, दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो ब्लॉक की वैल्यू क्या करेंगे, निल, और फिर आ जाएंगे अपन कैपिटल गेन वाले चैप्टर पे। तो या तो असेट बाकी ना रहे, समझ गए ना, सारा का सारा बेचा, कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, कम वाला सीख लिया ना। अब मानता हूँ 11 में नहीं बेचा, 21 में बेचा, तो भैया असेट नहीं है ना, डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, ब्लॉक की वैल्यू तो चलो निल करो, 15 में से 15 माइनस के 0 करके बताओ कैपिटल गेन में आओ कितने बेचा, 11 ने 21 में, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल डब्ल्यूडीवी कितना 15, 21 में से 15 गया, क्या बचेगा 6 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। अगर रूल हमें पता हो, लॉजिक हमें पता हो, तो सारे पूरा इनकम टैक्स बहुत सिंपल है कि सर डेप्रिशिएबल एसेट इक्का दुक्का बेचते हैं ना तो कैपिटल गेन नहीं आता, ब्लॉक में से माइनस होता है, रिमेनिंग पे डेप्रिसिएशन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। दो ही सिचुएशन में कैपिटल गेन आता है, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। तो ये तो था मेरा असेट बाकी ना रहे। अब मैं कहता हूं असेट तो बाकी है पर वैल्यू बाकी नहीं है। सर ये कब हो सकता है कि इन 30 असेट में से मैंने कोई 1, 2 या 3 या 29, 29 सारी नहीं बेचे, कुछ बेचे, 1 बेचा, 2 बेचा, 3 बेचा, या टोटल 29 असेट बेचे, सारे तो नहीं बेचे, असेट तो बाकी है, लेकिन जो असेट मैंने बेचे वो इतने ज़्यादा में बेच दिए कि अगर उसको माइनस कर दूंगा तो वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि मैंने इस 30 असेट में से टोटल 3 असेट 6-6 लाख रुपए में बेच दिए। कितने में बिके बेटा, 18 लाख रुपए में बिके। टोटल डब्ल्यूडीवी कितनी है, 15। 18 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, -3 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाओ तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डिडक्शन के बदले में क्या बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो ब्लॉक की वैल्यू क्या करेंगे, 0। कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल गेन में, कि भाई कितने में बेचा, 18 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, वही टोटल डब्ल्यूडीवी 15। पर सर सारे तो बेचे ही नहीं ना। हाँ जयराम जी की करो, तुम तो सबकी ही डब्ल्यूडीवी क्या कर दो, माइनस कर दो। कैपिटल गेन कितना हो गया, 3 लाख। कितना सिंपल है। मतलब अगर थोड़ा दिमाग लगेगा तो डेप्रिसिएशन सीखने में लगेगा, कैपिटल गेन सीखने में तो सिर्फ 2 रूल कि डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कब आएगा, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, पहला रूल। दूसरा रूल कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, ऑलवेज पूरे ब्लॉक की टोटल डब्ल्यूडीवी। तीसरा रूल कि जो कैपिटल गेन है वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म। समझ ला, बाय टाटा, सी यू। तो बाकी की सरप्राइज का क्या होगा, बाकी टेबल बनेगा, कौन से बाकी के एसेट्स, जो बाकी है एक सेकंड बस, एक सेकंड, बहुत देर से फोन कर रहे हैं। हेलो जी जी, बिना भी है घर पे, बोल क्या है कि सर जो बाकी की एसेट बच जाएगी, कौन सी वाली एसेट बच जाएगी, 3 बेची, 29 बेची। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है सर, एसेट तो है, अरे पर उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो एसेट काम में आती रहेगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब कभी कैलकुलेट नहीं होगा। कैपिटल गेन आ गया ना, अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब कभी कैलकुलेट नहीं आएगा। सर सिर्फ बाद में उसमें से 2-3 और बेच देंगे, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0। टोटल डब्ल्यूडीवी अपन माइनस कर ही चुके हैं। अब उसमें से तुम हर साल 2-2 असेट बेचते जाओ, 1-1, 2-2 लाख में, पूरा का पूरा क्या आता जाएगा, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। समझो ना कितनी लॉजिकल बात है। 30 में से आपने 3 असेट ही बेची, और 3 असेट ही इतने में बेच दी कि पूरी कॉस्ट आपकी रिकवर हो गई, तो वहीं 3 लाख का कैपिटल गेन आ गया। अब नेक्स्ट ईयर आपने 2 असेट और बेची 2 लाख रुपए में, तो पूरा ही मुनाफा है, आपकी तो पूरी कॉस्ट रिकवर हो ही गई आपको पहले ही, तो पूरा 2 लाख कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर टोटल डब्ल्यूडीवी तो हम 0 कर चुके हैं, इस साल की टोटल डब्ल्यूडीवी तो 0 है, 0 माइनस करेंगे 2 लाख पूरा कैपिटल गेन। ठीक है, अगर फिर नई एसेट खरीदी तो उसकी तो डब्ल्यूडीवी, फिर नई एसेट खरीदेंगे सर, फिर अब अपन ने कोई नई एसेट खरीदी तो फिर क्या होगा, टोटल डब्ल्यूडीवी तो उस साल में 0 हो चुकी थी, तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो 0 आएगी, लेकिन परचेज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ना, फिर तो डब्ल्यूडीवी कुछ है। और सर फिर हमने पुरानी 2 असेट बेच दी, जो है मैंने तो रूल बता दिया, असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, सर्कल चलता रहेगा।
ठीक है, बस बस बेबी रह जाओगे तुम लोग यार। नहीं, वो 180 दिन का, 180 दिन का क्या? क्योंकि जैसे ईयरली तो 365 डेज रहता है। हाँ। अगर आप 3 अक्टूबर, अच्छा, अब इसका क्वेश्चन अगर ये है कि मान लो सर ये साल चालू हुआ, मैंने 3 असेट बेच दी, उस टाइम पे WDV 15 लाख थी, मैंने 3 असेट 18 लाख में बेच दी, ठीक है, तो यहाँ तो कैपिटल गेन आ गया कहीं ना कहीं। फिर मैंने बाद में 5 लाख की असेट और खरीद ली उसी साल में। ये है क्या तेरा क्वेश्चन? ये नहीं है तो फिर छोड़िए, तो बताऊंगा ही नहीं फिर। बता दो ना। हाँ, ये वाला था मेरा था। तो ये जो पूरा ब्लॉक कैलकुलेट होगा ना, ये साल के अंत में ही होगा। हम इसमें इवेंट वाइज डेट नहीं देखते, पहले खरीदा पहले बेचा, कुछ भी नहीं देखते। हम तो अंत में आके देखते हैं कितनी खरीदी पहले प्लस करो, कितनी बेची बाद में माइनस करो। हो सकता है कि 15 लाख पहले ही बेच दिया था, 5 लाख का और खरीद के लाए, मतलब जब बेचा तब तो वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसके खरीदते ही वैल्यू बढ़ गई ना। तो ये कैलकुलेशन तो एंड में होगा कि भाई ओपनिंग 10, टोटल मैंने 5 और 5 10 परचेज कर लिया, टोटल कितना हो गया 20। अब मैं बेच कितने में रहा हूँ 18 में, तो 20 में से 18 माइनस हो सकता है, मतलब वैल्यू भी बाकी है। और जो मैंने बेचे वो भी 3 ही असेट है, मतलब असेट भी बाकी है, असेट भी बाकी है, वैल्यू भी बाकी है। तो 20 में से 18 माइनस करो, 2 लाख पे क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन लगा दो। समझ में आया? डन। मतलब क्रोनोलॉजी चेक नहीं करनी इसमें, पहले बेचा कि पहले खरीदा ये चेक नहीं करना, आपको तो एंड में करना है। और फॉर्मेट यही रहेगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। हाँ, अब रख दे तू बैग में। नवलीन बैग वैग पैक कर लिया ना? बढ़िया, ठीक है, चलो डन। और कोई क्वेश्चन? सोच लेना। अभी एक टास्क दे रहा हूँ कि ये जो अपन यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कर लेते हैं, मान लो अभी ये तो बहुत रेयर चांसेस है बेटा कि मैंने सारे असेट्स बेच दिए, और ये भी बहुत रेयर है कि कुछ असेट इतने में बेचे कि पूरी ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, उसमें रिकवर हो गई। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है, ये दो सिचुएशन बहुत कम आती है। एक्चुअल बिजनेस में तो क्या होगा, खरीदता भी रहूँगा बेचता भी रहूँगा, खरीदता भी रहूँगा बेचता भी रहूँगा। मतलब हो सकता है कि 5 लाख का खरीदा 15 लाख और कुछ इक्का दुक्का बेच दिया तो 2-3 लाख की सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में यहाँ पे 3 लाख रुपए में सेल वैल्यू है तो 12 लाख यहाँ आ जाएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मैं उस 3 लाख रुपए पे सवालिया निशान उठाना चाहता हूँ क्या, कि वो जो 3 लाख रुपए मैंने बेचा उसकी आज की WDV 1.20 थी, 1.20 की चीज़ मैंने 3 लाख में बेची, 1.80 का कैपिटल गेन आना चाहिए था लॉजिकली न्यूमेरिकली, पर इन्होंने नहीं लाने दिया। तो ये सही है कि गलत है? सही गलत की वजह से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये सोच के आना, ठीक है? कल इसको डिस्कस करेंगे अपन। बाय टाटा सी। गवर्नमेंट ये कहती है कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा ये तुम सोच के आना।